नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौलिया और आप देख रहे हैं शिक्षा सरोकार सीजन 3। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों को लेकर। और रिश्तों को लेकर जब बात शुरू करते हैं तो माजिद अली कविश का एक बहुत खूबसूरत सा शेर मुझे याद आता है। वो फरमाते हैं कि रिश्ते बने हुए हैं सभी के साथ, वाबस्तगी नहीं है किसी के साथ। सवाल ये भी आया था इसी शेर के साथ में कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि हमें जो रिश्तों का बोझ है वो लेके उनको झेलना पड़ रहा है, उसे लेके आगे बढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि जिस रिश्ते को हम बड़े एक प्यार के साथ में आकार देते हैं और आधार बनाते हैं जीवन का, फिर उसमें ये जीवन में अंगार कैसे आ जाता है, कैसे जीवन में ये अंधकार छा जाता है। क्या रिश्ते वास्तव में ऊपर वाले ही बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ऊपर से रिश्ते बने हुए आते हैं, या फिर हमारी भी उसमें कुछ दखल होती है? ये एक ऐसा मौजूद सवाल है जो सबके दिलों में उठता है और आज हम लोग उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीवन का ध्येय क्या है और हमें रिश्तों में जो आ रही जो कमियां कहें, परेशानियां कहें, इसको कैसे मुक्ति पा सकते हैं और कैसे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ में हमारे आज के अतिथि जुड़ चुके हैं और स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं नंदिता शर्मा जी। नंदिता जी, आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ी। दर्शकों को बताना चाहूँगा, नंदिता जी फाउंडर हैं जैन ऑफ माइंड की और एक मल्टी मॉडलिटी हीलर हैं, टैरो रीडर हैं, मोक्ष पथ की एक्सपर्ट हैं और साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंदिता जी आपका। और दर्शकों हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं राजकुमारी सहरिया जी, जो कि रेडिकॉल हीलिंग मॉडलिटी उसके एक्सपर्ट हैं, साथ में साउंड हीलिंग को लेकर और ऑटो फोटोग्राफ और टैरो रीडर को लेकर अद्भुत कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू जी, थैंक यू जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मुझे लगता है पहला सवाल मैं राजकुमारी जी से लेना चाहूँगा। राजकुमारी जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जब रिश्तों की हम बात कर रहे होते हैं, आखिर रिश्ते हैं क्या सिर्फ एक अपनी ज़रूरत को पूरा करने का माध्यम, या फिर कहीं प्यार, कहीं कोई लगन, कहीं या फिर कुदरती कायनात का जो हम लोग कहते हैं कि एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग जुड़ते हैं, ऐसा कुछ क्या है ये आखिर रिश्ते? रिश्ते क्या बोलते हैं रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप सिर्फ इंसानों के बीच में नहीं होता है। हमारा रिलेशनशिप इस कायनात से है, धरती से, आकाश से, जानवरों से। एक पौधा भी रिलेशनशिप बनाता है सूर्य से, जल से, धरती से, तब जाकर वो उगता है। उसी तरह हमें भी एक रिश्ता बनाना पड़ता है हर एक से, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे इस धरती के 5 एलिमेंट्स हो। परंतु अब हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंसानों के रिश्तों की बात करते हैं, और इंसान के रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बाकी रिश्ते बड़े सीधे साधे होते हैं, परंतु यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, बहुत ऊंच नीच आ जाता है इन रिश्तों में। और इस रिश्तों में लेन देन रहता है, क्योंकि रिश्ते आप दें और आप लें, कुछ लेन देन रहता है। और यहाँ इंसानों में बहुत कुछ होता है, जो कोई को सिर्फ लेना है, कोई को सिर्फ कुछ देना है, कोई को कुछ नहीं करना है। रिश्ते हर तरह के होते हैं। तो रिश्ते में हम माँ बाप को भी बोल सकते हैं कि पितृ प्रेम है, कि मातृ प्रेम है, माँ बाप के बीच में है, भाई बहनों में भी है, प्रेमियों में है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, दोस्तों में है, हर तरह के रिलेशंस होते हैं। अब कैसे निभाओगे इस रिलेशन को, ये आपके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है कि रिश्ते हमें जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, कि हम एक दूसरे के साथ में चल सके और आगे बढ़ सकें। तो उस बीच में जो कड़ी, उसे रिश्ते के रूप में हमारे साथ में जुड़ी हुई राजकुमारी जी ने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। और मैं नंदिता जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। नंदिता जी, आपकी तरफ रुख करते हुए एक बात जो आ रही है रेकी को लेकर, कि रेकी किस तरह से मदद कर सकती है, क्योंकि हीलिंग मॉडलिटीज़ की हम लोग जो बात कर रहे हैं तो उसके अंदर रेकी का बहुत सारा विश्लेषण हमने सुना है, उसकी बहुत सारी व्याख्या भी हमने सुनी है, लेकिन रिश्तों के लिए वो किस तरह से कारगर हो सकती है, इसके ऊपर भी मार्गदर्शन करें हमारा प्लीज। जरूर सुनील जी। सो रेकी और बाकी हीलिंग मोडालिटीज या जो भी हम काम करते हैं ऊर्जा को लेकर, वो सारी हमारी ऊर्जा को ही बदलने की कोशिश करती है। सो ऑल एनर्जी वर्क हमारे एनर्जी से रिलेशन में आती है। जब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने सीखा था अपने स्कूल में, एनर्जी ना ही हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदल सकते हैं।
ये आइंस्टाइन जी ने कहा था और आज तक चल रहा है। सो रेकी और हीलिंग से हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इससे हमारे अंदर जो संतुलन पैदा होता है, एक बैलेंस क्रिएट होता है, उससे हम धैर्य बढ़ जाता है, हमारा संबंध को लेके धैर्य बढ़ जाता है, हमारे रिलेशनशिप्स को लेके धैर्य बढ़ जाता है, हमारे अंदर संयम आ जाता है, एक सेल्फ कंट्रोल कहते हैं जिसे, हमारे इरादों में और मजबूती आती है, हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। ये सारी चीजें हमारों को हर किस्म के रिश्ते को निभाने में हेल्प करता है। सो बेसिकली सारी हीलिंग मोडालिटीज में है कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे काम करें, हम बैलेंस पे काम करें और उसी से हम अपने आप को हील कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि हर न्यूटन के लॉ की जो आप बात समझा रही हैं कि सारी चीज़ें एनर्जी के ऊपर निर्भर करती हैं, वही बात कहीं न कहीं रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए भी ज़रूरत होती है। रिश्तों में भी जब ऊर्जा नहीं होती है तो फिर वो रिश्ते ठंडे पड़ने लगते हैं और मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर आपने बताया कि रेकी के जरिए हम रिश्तों के अंदर वो ऊर्जा है वो सदैव दुरुस्त रख सकते हैं, जिससे कि रिश्ते कभी कमज़ोर ना पड़े, उनका उत्साह कहें, उनका सहयोगात्मक रवैया है वो सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब इसी थोड़ा सा इस बात को आगे हम लोग बढ़ाते हुए राजकुमारी की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमारी जी, आप रेडिकल हीलिंग की एक्सपर्ट हैं, तो ये जो चीज़ है हम लोग बात करते हैं, जो इमोशनल वाउंड्स होते हैं उनको भरने के लिए, जो भावनात्मक जो हमें घात कहें वो लगती है, उसको पूरा करने के लिए, उसे दुरुस्त करने के लिए कैसे कारगर होती है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो रेडिकल हीलिंग एक नया हीलिंग प्रोसेस है जो मेरे मास्टर्स ने चैनल किया है। इसमें जैसे पतंजलि योग सूत्र में हमें 7 चक्र बताते हैं आपके शरीर में जी, परंतु रेडिकल में हम 300 प्लस चैनल्ड चक्रास बताते हैं आपके शरीर में, और दे आर टोटली क्लिनिकली प्रूव्ड। तो हम जब करते हैं इन्हें तो इनका प्रिंसिपल है, हमारा जो प्रिंसिपल है ऊर्जा से, क्योंकि हर काम जैसे इन्होंने बताया कि ऊर्जा से ही होता है, तो हर चीज ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इन पॉजिटिव एनर्जी। रेकी भी सेम करता है, रेडिकल भी सेम करता है। रेकी ऊर्जा से करता है, रेडिकल ऊर्जा के साथ में हम कुछ एफर्मेशंस करते हैं। तो जब हम बोलते हैं आपके शरीर में 36 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो जब आप बोलते हैं तो वो 36 ट्रिलियन सेल्स भी आपके साथ, आपके सोच और आपके बोल के साथ में बोल रहा है। तो वो जो आता है आपके शरीर में, इट वर्क्स वंडर्स, एंड दैट इज वेयर वी बिलीव इन इट। तो हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से नहीं काम करते, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से भी काम करते हैं, और उसको हम नेगेटिविटी से लेकर के पॉजिटिविटी में आते हैं। एंड दैट्स हाउ वी वर्क वेरी स्लोली एंड ग्राउंडिंग। तो हम स्पिरिचुअल्स के साथ में आपको ग्राउंडिंग भी करते हैं। तो ये टेक्निक इज नॉट जस्ट कि आप दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, इट इज सेल्फ हेल्प। जैसे रेकी है, इट इज सेल्फ हेल्प। पहले आप अपने आप को करते हैं, फिर आप दूसरे को भी हेल्प करते हैं, एंड इट वर्क्स वंडर्स। मेरे पास तो इतने सारे लोगों का आता है, आपके पास में जो लोग आए होंगे उनके अनुभव होंगे जिनके आधार पे आप बता सकते हैं कि किस तरह से उसको रेडिकल हीलिंग की हम जो बात कर रहे हैं उसके जरिए मदद मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। और एक बार फिर से मैं हमारे साथ जुड़ी नंदिता जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। नंदिता जी, आपके बारे में जब मैं देख रहा था तो मैं देख रहा था कि आकाशिक हीलिंग की जो हम बात, आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो हम बात कर रहे हैं, उसके जरिए आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करती हैं, और अच्छी बात जो ये बता रही हैं कि उसके ज़रिए आप उनके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें वजह नहीं पता हो रही होती, तनाव है, समस्याएँ हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है, किस तरह से ये यहाँ तक चीज़ पहुंची, क्यों उसमें अंधकार छाया है, ये जानने में मदद करती है। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर भी प्रकाश डालिए। तो किस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड्स काम करता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स तो हमारे वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हमारी सारी आप कह सकते हैं कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करके किताब में बंद कर रखा है। एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स हैं, कोई फिजिकल किताब नहीं है जहाँ पे हम जाके पढ़ेंगे इनको। ये ब्रह्मांड का एक अपना पुस्तकालय कह लीजिए, लाइब्रेरी कह लीजिए,
जहाँ पर हर एक आत्मा की एक किताब है, जिसमें उस आत्मा के सारे जितने उन्होंने जन्म लिए हैं उसके बारे में लिखा गया है। एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर जो होता है, जो जैसे मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ और हीलर भी हूँ, वो जाके वो किताब निकाल सकता है, पढ़ सकता है ध्यान के माध्यम से। उसमें आपको पता चल सकता है, जिस तरह से आप सवाल करते हैं कि क्या मूल कारण रहा होगा इनके इस रिश्ते की खराबी का, अच्छाई का, जिस भी तरह से हम लेना चाहें उस रिश्ते के बारे में, कि हम उसका मूल कारण निकालना चाहेंगे कि इनका रिश्ता क्या रहा है पिछले जन्मों में। कुछ रिश्ते जो आज हस्बैंड वाइफ हैं, वो पिछले जन्म में माँ बेटा रह सकते हैं, कोलीग्स रह सकते हैं, साथ में काम करने वाले रह सकते हैं। तो उनके उस समय पे क्या आपस में खटपट हुई या अच्छाइयाँ हुई, जिसके वजह से वो चलते चलते आज तक आए हैं। और आज जो कठिनाइयाँ उनके जीवन में हैं, वो कहाँ से निकल कर आ रही हैं। एक हमें सिर्फ मूल कारण चल सकता है, दूसरा हमें उसका समाधान भी पता चल सकता है। साथ ही साथ वो समाधान ये भी हो सकता है कि हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में या पास्ट लाइव्स में ही जाकर उसकी हीलिंग करनी है, या हमें कोई और तरह का सोल्यूशन चाहिए, समाधान की जरूरत है, वो भी वो बता सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें पता चलती हैं आकाशिक। काफी मेरे पास उदाहरण भी हैं इसके काम करने के। लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कितना मूल कारण पे ही जाना चाहते हैं और मूल कारण के बारे में पता करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि सिर्फ सोल्यूशन मिले। आजकल हम जरा फास्ट हो गए, हमें सिर्फ सोल्यूशन चाहिए, हमें नहीं जानना कि क्या हुआ, क्यों रूट हुआ, क्या नहीं हुआ, सोल्यूशन दे दो। जल्दी सबको सोल्यूशन चाहिए होता है कि भैया की बीमारी क्यों, उसकी बात नहीं है, आप सीधा सीधा मुझे टैबलेट दीजिए कि मैं ये टैबलेट लूँ और दुरुस्त हो जाऊँ। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है आपने। दर्शकों, यहाँ पर अगर इस बात को हम लोग सही देखते हैं तो यानी आप ये कह रही हैं नंदिता जी कि आकाशिक रिकॉर्ड से वो एक तरह की डीएनए फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी डीएनए हैं कि जिसके जरिए पता चल जाता है कि भैया ये आकार ले रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और किस तरह से जो तनाव कहीं या जो प्यार कहीं उसकी वजह क्या है। मैं ठीक समझ पा रहा हूँ? इसी तरह का कुछ डीएनए इम्प्रिंटिंग बता रही हैं आपके, उसके जरिए पता चल जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है भाई, अगर ऐसा कुछ पता चल जाता है तो फिर तो बात ठीक होती। अच्छा, अब अगला सवाल उससे पहले फिर से मुझे ज़ुबैर रिजवी का एक शेर याद आ गया है। वो फरमाते हैं, ये लम्हा लम्हा तकल्लुफ़ के टूटते रिश्ते, ना इतना मेरे पास आ कि तुम पुराना लगे। अब यहाँ पर राजकुमार जी सवाल मैं ये लेके आ रहा हूँ कि अक्सर होता क्या है कि हम लोग रिश्तों में जाहिर सी बात है, दो व्यक्ति पास में रहते हैं तो कभी तनातनी भी हो ही जाती है, किसी बात में नाराज़गी भी हो ही जाती है, और क्षमा नहीं होती फिर हमसे। आपको क्या लगता है कि क्षमा को अगर हम हमारे जीवन में शामिल करें उत्तरोत्तर ढंग से आगे बढ़ते हुए क्रम के अंदर, तो इससे कोई फ़ायदा हो सकता है कि इसका भी इससे रिश्तों को संभालने में कोई मदद मिलेगी? जी, क्षमा बहुत बहुत बड़ा एक माध्यम है, परंतु हम ऐसे कहते हैं कि आप डायरेक्टली उनको जाकर क्षमा न करिए। उनसे अगर आपको क्षमा याचना करनी है तो उनके ऊर्जा से करिए, और ऊर्जा से जब आप करते हैं तो इट वर्क्स नॉट ओनली इस जन्म का, परंतु हम कुछ जन्मों के तकलीफ या कुछ कष्ट जो हुए हैं हम पर या हमने किसी पर किए हैं, वो सब जब क्षमा याचना हम करते हैं ऊर्जा से। अच्छा, राजकुमारी जी थोड़ा रोक रहा हूँ आपको बीच में। आप कह रहे हैं उस व्यक्ति से ना करें, ऊर्जा से करें, तो ये ऊर्जा और व्यक्ति ये कैसे, मतलब ऊर्जा कहाँ मिलेगी, कहाँ जाके क्षमा मांगे हम लोग? ऊर्जा नहीं तो आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ। एक लड़की आई थी जी। वो इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, और शादी नहीं हुई थी, तो माँ बाप के साथ ही रहना था। माँ से उसकी बहुत अच्छी थी, पर बाप को वो देख नहीं पाती थी, पता नहीं क्या कारण से। इट वॉज लाइक अ पास्ट लाइफ इशू, एंड मैंने वो किसी भी हालत, इवन नाम लेने में भी उसको नफरत होती थी। मेरे पास आई कि भी इसी को लेकर के मैंने बोला तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्षमा याचना करनी है अपने बाप से। कौन से जन्म में आपका क्या हुआ है, सिंस पास्ट लाइफ में करती हूँ परंतु मैंने पास्ट लाइफ नहीं किया, उसे सिर्फ क्षमा याचना करने के लिए कहा। विद इन 2 महीने बाद में मेरे पास फोन आता है कि मैं सोच नहीं सकती थी, परंतु आज मैं अपने पापा के साथ में डिनर पर जा रही हूँ, और 20 दिन बाद में बोल रही है फोन करके कि मैं उनके साथ घूमने जा रही हूँ। इतना सिर्फ ऊर्जा से काम होता है, तो इट वर्क्स वंडर्स। और
एक ही नहीं है, उदाहरण बहुत है, तो ये एक छोटा सा बहुत सटीक उदाहरण था, इसलिए मैंने बताया आपको। तो इसलिए मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आप डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इंसान से क्षमा याचना मांगने गए, वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाएगा, जो क्षमा मांग रहा है उसको छोटा समझने लग जाएगा। उसमें फिर रिलेशनशिप बहुत सामान्य नहीं हो पाता है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। पर जहां आप ऊर्जा से मांगते हैं वो सामान्य होना ही होना है। क्यों? हर एक में जो वो एक सबकॉन्शियस है, एक जो अवचेतन मन है, वो ऊर्जा से ही काम करती है, और वो अवचेतन मन से जब क्षमा याचना होता है वो इंसान के पास डायरेक्ट पहुंच जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम भीतर, जी राजकुमारी जी ने आप ये कहना चाह रही हैं, अगर हम लोग भीतर से क्षमा मांगते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो ऊर्जा दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है, बिल्कुल टेलीफोन वाली तरह से। अगर मैं यहाँ से रिंग घुमा रहा हूँ तो सामने वाले तक उसकी कॉल पहुंच ही जाती है। जी, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात दर्शकों। तो यानी अब हमें जो क्षमा मांगनी है या जो प्रेम जाहिर करना है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जो भी करें दिल से करें, क्योंकि मौन प्रार्थनाएं ज़्यादा जल्दी सुनी जाती हैं ईश्वर के जरिए। जिसे ईश्वर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, या जिसे आप सर्वशक्तिमान भी कह सकते हैं। जो जिसमें भी आपकी आस्था हो आप उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन मौन हो, स्वीकार्यता दिल से हो, दिल से की गई प्यार कहें या फिर और जो भी चीज़ें कहें वो उसी तरह से पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। अम्मा नीलिमा जी, नंदिता जी, आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैं देख रहा हूँ मोक्ष पट करके कोई पद्धति है जिसके ऊपर आप सिद्ध हंसते हैं। मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि आखिर ये क्या है और किस तरह से काम करती है, क्योंकि आज मैं सारी चीजें जान लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरी यह है कि इस आधे घंटे में हम अधिकतम चीजें रिश्तों के लिए जान लें तो बेहतर रहेगा। मोक्ष पट तो आप हर एक चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आकाशिक भी आप हर एक किस्म की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोक्ष पट हमारा एक वैदिक बोर्ड है, जो जैसे कि आज हम देखते हैं हमारा खेल है सांप सीढ़ी का, वो ओरिजिनली जब क्रिएट हुआ था वो मोक्ष पट हुआ था, जिसपे जो पंडित थे, जो उस समय के ऋषि मुनि थे, वो सिखाते थे बच्चों को नैतिकता के नियम। तो मूल्य क्या है, हमारे नैतिकता के नियम क्या है, वो सब उस बोर्ड से सिखाए जाते थे। उस बोर्ड में जो बहुत सुंदर से सांप सीढ़ी अभी भी बने हुए हैं, जिसमें सांप दिखाते हैं कि आपने कुछ गलत काम किया, आपको सांप ने डसा और आप नीचे आए। तो आपके कर्मों के हिसाब से वो बोर्ड चलता है, आपको वो हर जगह दिखाएगा कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। वो आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते दिखाता है। इसको हम इसीलिए ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि आपके कर्म के हिसाब से आप कैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं सही तरह से, सही फैसले लेके, जिससे कि आप मोक्ष प्राप्ति कर सकें। तो कई लोगों को लगता है मेरा ये रिश्ता खराब है, क्यों खराब है, क्या खराब है, इसको मैं ठीक करने के लिए क्या करूं। वो रिश्ता शायद आपको कुछ सिखाने के लिए खराब है, आपने उसको अपने जीवन में इसीलिए रखा है क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए वो कठिनाइयां झेलनी जरूरी है। तो क्या उस केस में आपको उस रिश्ते को पूरी तरह हील करने का जरूरत है या आपको वो झेलने की जरूरत है। मोक्ष पट हमें उस तरह की चीजें भी बता सकता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपकी आत्मा के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही होगा। क्या आपको अभी कष्ट झेलने चाहिए हैं ताकि आगे जाके आपके जीवन में और आपकी आत्मा के रास्ते में आपको वो कष्ट ना आए, या आपको कोई और कष्ट ना आए। आज आप थोड़े से कष्ट झेलेंगे तो बाद में आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो मोक्ष पट हमें वो सारे तरह के ज्ञान देता है कि कहाँ पर आप सीढ़ी चढ़ेंगे, कहाँ पर आप सांप से डसे जाएंगे, आपने कहाँ सही कार्य करे, कहाँ पे गलत कार्य करे। बहुत सुंदर मोडालिटी है, बहुत मैं सिखाती भी हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी मतलब बार बार हो जाते हैं इसको सीख कर। जो मोक्ष पट एक्सपीरियंस करते हैं, जो जिसकी जिंदगी में इससे हम सॉल्यूशंस देते हैं कि हम कहते हैं कि अभी आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम है, इतना टाइम तक रहेगी, झेलना है तो झेल लो, नहीं तो ये उपाय करना है तो कर लो। अगर उपाय करते हैं तो ऑफकोर्स वो प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम झेलेंगे ताकि हम आगे मोक्ष तक पहुंच सके, वो भी आपकी चॉइस है। अगेन आपका आत्मा चूज करता है कि उसको क्या करना चाहिए। क्या वो मोक्ष की तरफ ही बढ़ना चाह रहा है या क्या वो कह रहे बस सब सॉल्यूशंस दो, खत्म करें, यही जीवन देखना है, अगले का जीवन का हमें प्रॉब्लम अभी नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हम लोग अपनी डेस्टिनी की जैसे एंटीबॉडी समझ सकते हैं, अगर उनके जरिए उन चीज़ों को ठीक करेंगे तब तो हम लोग मुक्ति का मार्ग जिसे कहते हैं उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर हम लोग बाकी जो चीज़ें आप बता रही हैं मॉडलिटी के सहारा लेकर और चीज़ें करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उस रास्ते में भटक जाते हैं या रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं कुछ समय के लिए। और
क्योंकि कर्म जिसे कहते हैं, कर्मा जो कहते हैं, उसका तो कहीं फल सबको भोगना ही है। बिल्कुल, अगर आपने विष लिया या अमृत लिया है तो उसका फल तो आपको मिलकर रहेगा। हो सकता है कि आपने कुछ देर के लिए कुछ औषधि ले ली हो तो उसका प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका असर तो आपको भोगना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और राजकुमारी जी, एक सवाल और यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा कि जीवन में पास्ट ट्रॉमास का बड़ा रोल होता है। हम लोग हर चीज़ को याद करके चलते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया था। अक्सर लोग ये मानते हैं मोहब्बत में याद रखना ही सब कुछ हुआ करता है, लेकिन मुझे लगता है कि याद रखना ही नहीं ज़रूरी, मोहब्बत में सब कुछ भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। तो लेकिन भूलना होता नहीं है। ये चीज़ें एक बार घट जाती हैं तो जीवन भर साथ रहती हैं, जीवन से निकलती नहीं हैं। कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मॉडलिटीज़ की हम बात करें, ऐसा कौन सा प्रोसेस हो जिसके ज़रिए हम उस पास्ट ट्रॉमास को भूल सकें और अपने जीवन को, अपने रिश्तों को आगे के लिए बेहतर बना सकें? अब जो हो गया सो तो हो गया, उससे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आगे का भविष्य तो बदलें कम से कम। तो क्या होता है कि इस बोलते हैं कि लेट गो इज बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को लगता है और हर एक को लगता है, आपको, मेरे को, हर एक को लगता है जी जी। कि लेट गो इज वेरी डिफिकल्ट। हम भूल नहीं सकते हैं। हम जो हुआ है वो हम कैसे भूलेंगे? ठीक है, आप नहीं भूलिए, परंतु उसका दर्द तो भूलिए। उसके साथ में जो इमोशंस आपका साथ में जा रहा है, उसकी जो आपके साथ में भावनात्मक जोड़ है, वो आपको भूलना है। वो वही आपका सबसे जरूरी इशू है। फिर मैं एक छोटा सा, मैं हर एक चीज को एक छोटे से तरीके से समझाती हूँ। मैं बताती हूँ कि आपका हाथ टूटा था, 6 साल पहले आपका हाथ टूटा जी। बहुत दर्द हुआ, आपको कम से कम 3 महीने लगे उस हाथ को ठीक करने में, ठीक है। दर्द के साथ में डॉक्टर को दिखाते हुए ऑपरेशन भी हुआ होगा, सब कुछ ठीक है। 6 साल बाद आपको ये तो याद है कि आपका हाथ टूटा था, तो आपको दर्द याद नहीं है। अगर आपको दर्द याद करना है तो उसको आपको खुरचना होगा, तो वो घाव नासूर बन जाएगा। हम इसी तरह अपने जोड़ को याद करते हैं, अपने ट्रॉमास को याद करते हैं और उन ट्रॉमास को याद कर करके उन्हें नासूर बना देते हैं। उनके साथ में जो भावना जुड़ी हुई रहती है उसको हम याद करते हैं और उस ट्रॉमा को कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं अपने लाइफ में। तो हम जब रेडिकल हीलिंग में या ऑरा फोटोग्राफी या साउंड हीलिंग में जब करते हैं तो उन्हें हेल्प करते हैं टू रिलीज इट। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर उसमें पॉजिटिव ऊर्जा को डालते हैं, और जब उससे पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो वो जो भावना जुड़ी हुई है उस ट्रॉमा के साथ में, वो जब हट जाती है तो इंसान फिर याद तो करता है, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर उसके साथ उसकी भावना नहीं जुड़ी हुई है, तो वो आराम से जिंदगी जी सकता है। तो वो जिसको बोलते हैं हम लेट गो, वो लेट गो असली में तब होता है जब आप भावना जोड़ा हुआ जो रहता है वो छोड़ देते हैं उसके साथ में। एंड दैट इज वेयर हम रेडिकल हीलिंग, साउंड हीलिंग इट करके उनको हेल्प करते हैं। एंड रेडिकल हीलिंग बहुत सिंपल है, कुछ एफर्मेशंस बोलने होते हैं। मैं जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि 36 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो जब आपके साथ में, तो हर सेल में वो याद घुसी हुई है, उसे हम धीरे से निकालते हैं और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी डाल देते हैं। तो इंसान को वो ट्रॉमा से हट करके वो अब जिंदगी जीने लायक हो जाए। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी फिजिकल के साथ साथ इमोशनल हीलिंग जब तक नहीं होगी तब तक दर्द से मुक्ति नहीं मिलती। नंदिता जी, बस कार्यक्रम का समय हो चुका है, लेकिन जाते जाते आपसे कुछ टिप्स और टूल्स तो जरूर चाहूँगा कि जिसके जरिए व्यक्ति अपने आप को दुरुस्त रख सके और रिश्तों को दुरुस्त रख सके। आप कुछ संक्षिप्त में बताएं कि क्या टिप्स देना चाहेंगे रिश्तों को और बेहतर बनाए, जो रोजमर्रा हम प्रयोग कर सकते हैं। रोजमर्रा उपयोग करने के लिए तो सबसे अच्छा, जैसे कि राजकुमारी जी ने कहा है कि क्षमा प्रार्थना करें, सोल लेवल पे करें। इसके लिए एक हवाईयन टेक्निक है जो जिसका नाम है होपोनोपोनो। इसको गूगल कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा इसका डिटेल। 4 सेंटेंसेस हैं जो आपने रिपीट करने हैं
लगातार रिपीट करने हैं। एफर्मेशंस की तरह बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह काम करता है ये आपके अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए, आपकी भावनाओं को वो ठीक करने के लिए दूसरों के प्रति। सो जिससे भी आपको वो क्षमा प्रार्थना करनी है, आपके रिश्ते बहुत जल्दी उससे सुधर सकते हैं। ये एक छोटा सा टिप था मेरी तरफ से, जो रोजमर्रा जिंदगी में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। समय की बस सीमाएं हैं जो मुझे रोक रही, बातें तो मैं और भी करना चाहता हूं, लेकिन फिर हम इस अंक के किसी अगले अंक में मिलेंगे और हम बात करेंगे इन्हीं चीज़ों को लेकर, रिश्तों को कैसे और दुरुस्त करें। लेकिन आज के समय की पाबंदियों को देखते हुए आज क्या चाहूँगा, आप लोग इस मंच के ऊपर आए और बहुत महत्वपूर्ण विचार कहीं, अनुभव कहीं हमारे साथ साझा किए, उसके लिए अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। दर्शकों, आप पे बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।